हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट। उसकी रेफरेंस बुक में से इस बुक का नाम है प्रदीप केमिस्ट्री। ठीक है। इसका इसके स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस हैं, उसमें इसका इंट्रोडक्शन है केमिस्ट्री का। वो मैं आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि वो एनसीईआरटी में से ऑलरेडी समझा चुका हूँ। और केमिस्ट्री का और इस बुक का इंट्रोडक्शन और एनसीईआरटी बुक का इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि इसके स्टार्टिंग पेजेस में ये कहा गया है कि केमिस्ट्री की डिस्कवरी किसने की, कब की, कैसे की, क्यों की, है ना। और जब उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे, आपको तो पता ही उस समय इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, तो साइंटिस्ट को डिस्कवरीज करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम हुई, कैसे प्रॉब्लम हुई, है ना। अब साइंटिस्ट को कौन से फील्ड्स में प्रॉब्लम होती हैं, पहले कौन से फील्ड में प्रॉब्लम होती थी, और अगर आगे चल के साइंटिस्ट डिस्कवरीज करेंगे तो किन किन फील्ड में उन्हें प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमें ग्रेट और क्रिएटिव साइंटिस्ट चाहिए, है ना। केमिस्ट्री ने हमारी हमारी लाइफ को कैसे ईजी किया है। केमिस्ट्री हमारी एवरीडे लाइफ में कैसे यूज़ की जाती है। केमिस्ट्री ने इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में कैसे एक रेवोल्यूशन का काम किया है ना। केमिस्ट्री ने कैसी लग्जरियस लाइफ को चेंज किया है, वगैरह वगैरह, ये सब इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है। तो हमारा मेन पॉइंट है व्हाट इज़ मैटर। मैटर तो आप लोग जानते ही हो कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें स्पेस होता है, जिसमें मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसे हम मैटर बोलते हैं। लेकिन इस बुक के अकॉर्डिंग मैटर जो है वो 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है ना। एनसीईआरटी बुक में और इस बुक में बस यही डिफरेंस होता है कि इस बुक में हर चीज़ को थोड़ा डिफाइन करके दिया जाता है ताकि स्टूडेंट को अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो इस बुक के अकॉर्डिंग मैटर की डेफिनेशन है साइट, टच, स्मेल, हियरिंग और टेस्ट। इन 5 चीज़ों से मिलकर मैटर बना है। और इस बुक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यूनिवर्स जो है वो सिर्फ 2 चीज़ों से मिलकर बना है, मैटर एंड एनर्जी। और रियलिटी में वर्ल्ड इन दोनों चीज़ों से मिलकर ही बना है। ठीक है। मैटर एंड एनर्जी। So matter is defined as anything that occupies space, possesses mass, and the presence of which can be felt by any one or more of our 5 senses। हाँ, मैटर उस चीज़ को कहते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, और जो चीज़ उन 5 थिंग्स को, 5 चीज़ों को फील करती है, उसे हम मैटर बोलते हैं। ठीक है। और इतना ही नहीं है, मैटर के एग्जांपल्स जो हैं वो इन्यूमरेबल हैं, यानी मैटर के एग्जांपल्स को काउंट नहीं किया जा सकता, इतने सारे इसके एग्जांपल्स हैं। लेकिन फिर भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें पढ़ लेने चाहिए, जैसे क्लोथ, आयरन, गोल्ड, प्लास्टिक, वुड, वाटर, मिल्क, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल और एयर। ये सब मैटर के एग्जांपल्स हैं। लेकिन अगर आप इसे डीपली स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये इस मैटर के एग्जांपल्स कभी ख़त्म नहीं हो सकते। ठीक है। अब आती है बात क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को क्लासीफाई कैसे किया गया। तो मैटर को क्लासीफाई दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, है ना। और केमिकल क्लासिफिकेशन में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, एरिया वगैरह, ये सब, है ना। हाँ, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। हाँ, सॉलिड, सबसे पहले बात आ जाती है सॉलिड। ये हमारा सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। सॉलिड में बात आ जाती है कि सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो, उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो जो बहुत ही कम होता है, और उनका इसी वजह से सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होता है, और इसी वजह से उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से उनके जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी सिर्फ मीन पोजीशन पे ही ओसिलेट कर सकते हैं, अपनी एवरेज पोजीशन पे ही ओसिलेट कर पाते हैं। और इसी वजह से यही रीज़न होता है कि सॉलिड की एक डेफिनेट शेप होती है और उनका एक डेफिनेट
वॉल्यूम होता है, इसीलिए उनके पार्ट फ्रीली मूव नहीं कर सकते, एक रेगुलर शेप में बाइंडेड होते हैं। ठीक है, अब है नंबर 2 यानी लिक्विड्स। लिक्विड्स में ये होता है कि लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, वीक होते हैं। इसी वजह से लिक्विड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं थोड़ा बहुत। इसी वजह से उनकी डेफिनेट शेप तो नहीं होती, डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। इसीलिए आप लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालेंगे, लिक्विड उसी की शेप ले लेगा। ठीक है, अब बात आती है गैसेस की। गैसेस में ये होता है कि गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता ही नहीं है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता ही नहीं है, कम क्या होगा, होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी उसमें नहीं होते बिल्कुल। ठीक है, इसी वजह से गैसेस की न तो कोई डेफिनेट शेप होती है और ना ही उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन। इस और इन्हीं ऑब्जर्वेशंस पे मैटर को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे ये वाला। फर्स्ट पार्ट है हमारा, a substance is said to be solid if it possesses a definite volume and a definite shape. Example, sugar, iron, gold, wood, etc. जैसा कि मैंने बताया था पहले, कोई भी सब्सटेंस सॉलिड तब होगा जब उसकी डेफिनेट शेप होगी और उसका डेफिनेट वॉल्यूम होगा। ठीक है, और ऐसा कैसे होगा, उसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही कम होगा, और इसी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होने की वजह से उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही ज़्यादा हाई होंगे, जिसकी वजह से उसकी डेफिनेट शेप होगी और डेफिनेट वॉल्यूम होगा। ठीक है, और इसका एग्जांपल है शुगर, आयरन, गोल्ड, वुड एक्सेट्रा। नंबर 2, a substance is said to be liquid if it possesses a definite volume but no definite shape. They take up the shape of the vessel in which they are put. Example, water, milk, oil, mercury, alcohol, etc. किसी भी सब्सटेंस को लिक्विड तब बोला जाएगा जब उसके पास डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा लेकिन उसकी डेफिनेट शेप नहीं होगी, और वो लिक्विड लिक्विड उसी कंटेनर की शेप ले लेगा जिस टाइप के कंटेनर में लिक्विड को डाला जाएगा। जैसे, और इसके एग्जांपल हैं वाटर, मिल्क, ऑयल, मरकरी, अल्कोहल एक्सेट्रा। ओके, और नेक्स्ट है हमारा, a substance is said to be gaseous if it neither possesses a definite volume nor a definite shape. This is because they fill up the whole vessel in which they are put. Example, hydrogen, oxygen, carbon dioxide, air, etc. हाँ, तो दोस्तों, किसी भी सब्सटेंस को गैसियस सब्सटेंस तब बोलते हैं जब उसकी ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है और ना ही कोई उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। क्यों? क्योंकि वो उस कंटेनर को पूरी तरह से फिल कर देता है, और फिल कैसे करता है, क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता नहीं है और ना ही उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं, जिस वजह से वो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पूरी तरह से फ्रीली मूव होते रहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर और कई टाइप की गैसेज, है ना। The three states are interconvertible by changing the condition of temperature and pressure as follows. मैटर के स्टेट्स को चेंज किया जा सकता है, ये इंटरकन्वर्टेबल होते हैं अगर इनके प्रेशर और टेम्परेचर को फॉलो किया जाए तो। जैसे ये सॉलिड है, सॉलिड को जब हम हीट करेंगे तो ये लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को जब हम हीट करेंगे तो ये गैस बन जाएगा, और जब हम गैस को जब हम कूल करेंगे यानी ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगी, और जब हम लिक्विड को कूल करेंगे तो ये हमारा सॉलिड बन जाएगा, है ना। डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर, गैस और वेपर के बीच में डिफरेंस क्या होता है? वेपर जो होता है वो सब्सटेंस का एक गैसियस स्टेट होता है, ठीक है, और जो कि रूम टेम्परेचर पे एक लिक्विड होता है।
ठीक है। अ सब्सटेंस विच इज इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, और जो भी सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में होगा इज कॉल्ड अ गैस, और उसे हम गैस बोलेंगे, उसे हम वेपर नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अमोनिया इज गैस नॉट वेपर, बट वाटर ऑन हीटिंग फॉर्म्स वाटर वेपर्स, है ना। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, है ना। बाकी की क्लास कल कल करेंगे। आई होप ये मेरा तरीका आपको समझाने का समझ में आया होगा। जैसे मैंने पढ़ाया आपको, आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे होम स्टे सेफ।